मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 7 इंटरमीडिएट गणित 2020 सेट कोड है 324 YZ के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और अभी तक सेट 1 से लेकर सेट 6 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने सेट 1 से लेकर सेट 6 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 7 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न पहले का मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये हो चुका है। कहां पे करवाया था देख लो यहाँ पे, सेट 2 324 XB प्रश्न पहले का। तो इसका गर्दा आप उड़ा ही सकते हो। तो डायरेक्ट बताओ कौन सा विकल्प इसमें करेक्ट होगा। विकल्प फोर्थ, यफ ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। तो 4G ट्रिक से हमने आपको बताया था जब हमने प्रश्न पहले का हल करवाया था आपको सेट 2 324 XB में। 4G ट्रिक क्या थी हम आपको रिपीट करके बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रतिचित्रण देखना है। प्रतिचित्रण में समुच्चय R, I या Z मिल जाए और fx का मान जो चर दिख रहा है आपको x की घात अगर सम मिल जाए 2 4 6 8 10 12, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट टिक लगा लेना है। f ना तो एकाकी होगा ना ही आच्छादक होगा फलन। अगर आपको चर x की घात विषम दिख जाए 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके विषम घात दिख जाए तब आपको टिक लगा देना है f एकाकी और आच्छादक है। ये दो ही प्रश्न आते हैं और तैयार कर लेना 4G ट्रिक से, इसका गर्दा उड़ा देना। दिक्कत क्या है, एक नंबर का एक ही मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट आपको टिक लगाना है इस पे। और एक प्रश्न जरूर आएगा पेपर में, चर x की घात या तो सम का आएगा या फिर विषम का आएगा। इसका गर्दा उड़ गया ना। अब अगला प्रश्न देख लो, ये वाला बताया गया है यदि आव्यूह a और b के क्रमशः p क्रॉस q और q क्रॉस r हैं तो AB का क्रम है। अब आपको पता है जब AB का क्रम आपको बताना है, जब आप A और B का गुणा करते हो, मीन्स दो आव्यूहों का जब आप गुणा करते हो तो पहले आव्यूह में आपको पंक्ति लेना होती है और दूसरे आव्यूह में आपको स्तंभ लेना होता है। तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पे ये जो A आव्यूह दिख रहा है आपको, इसका क्रम ये है तो इसमें आपको पंक्ति ले लेना है, पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे P मिल गई पंक्तियों की संख्या। और बाद में जो आव्यूह है B, उसका आपको स्तंभ ले लेना है। तो बाद में जो आव्यूह B है उसका देख लो क्रम, ये देख लो, ये बाद वाला लेना है, बाद वाला, ठीक है, स्तंभ। तो यहां से P उठा लो A आव्यूह से और B आव्यूह से आपको स्तंभ उठा लेना है R। तो P क्रॉस R देख लो किस में करेक्ट है, P क्रॉस R। तो P क्रॉस R विकल्प फर्स्ट में करेक्ट है। हो गया ताला थैया इसका, ऐसे करके लगाना है। अरे भाई हमने आपको बताया है कि लगाने वाले अगर आ जाए प्रश्न तो रफ कार में आपको लगाना है और डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है विकल्प कौन सा करेक्ट है। एक नंबर का एक ही मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको लिखना है। अब देख लो यहाँ पे कहता है समाकलन इसका मान है। अब समाकलन आपको आता है, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूलों के रिलेटिव अगर फलन मिल जाए तब होता है फलन का समाकलन। अब बताइए नीचे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब बताइए ऐसा कोई फार्मूला है जो इसका समाकलन कर पाए? नहीं है। अब जब नहीं है तो इसको या तो अंश में लेके चलो, क्योंकि समाकलन तो अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूलों के रिलेटिव अगर फलन मिल जाए तब होता है। ऐसा ये फलन नहीं है जो फार्मूले के रिलेटिव है, नहीं है। तो आपको क्या करना है, अंश में इसको लेके चलना है। कैसे, यहाँ पे देखो 1 है, अब 1 के स्थान पे रख देना है साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x, रख दिया। और नीचे क्या है आपका, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, यही है, देख लो।
अब लघुत्तम जब वापस करेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स मिलेगा और दूसरे वाले पद में मिलेगा 1/sin स्क्वायर एक्स मिलेगा। अब आपको पता है अंश में बन गया ये लो सेक स्क्वायर एक्स और ये बन गया कॉसिक स्क्वायर एक्स। अब कर दो इसका समाकलन। सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है और कॉसिक स्क्वायर एक्स का माइनस का cot x होता है। तो tan x माइनस cot x देखो कहां पे है, tan x माइनस cot x विकल्प दूसरे में है। ऐसे करके आपको करना है। चलो इसको हम बेसिक से भी हल करवा देते हैं, इसको हम हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक से भी देख लो। और लिखना कैसे है, जब आपको कॉपी मिलेगी पेपर देने जाना तो कैसे लिखना, हर क्लास में आपको बताते हैं कैसे लिखना। देखो जैसा लिख रहे हैं वैसा ही लिखना। प्रश्न संख्या पहले का जो भी है कौन सा है, ये गा है, लिख लो गा। ऐसे करके ये लो हो गया। अब विकल्प जो भी है लिख लो पहले ही। एक नंबर का एक ही मिलेगा, 1.5 या 2 नहीं मिल जाएंगे। तो tan x माइनस का cot x और प्लस का c। अब बेसिक से लगवा देते हैं, चलो कोई बात नहीं है। i बराबर आपको लिख लेना है, समाकलन जब भी आपको ज्ञात करना है तो i के बराबर लिख लेना है 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 1 दिख रहा है, 1 के स्थान पे रख दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। और आपको ये भी जानकारी है कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। तो भैया इसको अंश में लेके चलेंगे, जाएगा कैसे, पहले साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रख लो, 1 होता है, ठीक है। और अपान में जैसे का तैसा, ये लो हो गया। अब इसके बाद लघुत्तम वापस दे दो, लघुत्तम जैसे लेते हो वैसे ही वापस दिया जाता है, दे दो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस इसके बटे लिख लिया, इसके बटे लिख लिया। देखो अब इसके बटे लिखना है तो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये लो ब्रैकेट लगा लिया, कट्टा पिट्टी कर लो, कट्टा पिट्टी, ये कट गया ये कट गया, हटाओ। तो क्या मिला हमको यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स मिला पहला पद, और यहाँ पे दूसरे वाले पद में 1/sin स्क्वायर एक्स मिला। अब स्पेस नहीं है, थोड़ा ऊपर देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, 2 लाइन में आंसर शीट आ जाएगी। बेसिक से लगवा रहे हैं, बाई चांस बहुविकल्पीय में ना मिले ये तो बेसिक से देख लो। तो इसका पता है आपको व्युत्क्रम, 1/cos का क्या होता है, सेक होता है, अगर घातें 2 हैं तो घातें 2 कर लो। 1/sin का कॉसिक होता है, घातें 2 हैं तो घातें 2 कर लो, ये लो। अब बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का tan x समाकलन होता है, फार्मूले याद कर लेना अगर ना याद हो, क्योंकि बगैर फार्मूले से कुछ नहीं होता है। तो tan x इसका माइनस का कॉसिक एक्स और प्लस का c। मेरे प्यारे बच्चों देख लो, यही निकाला, देख लो tan x माइनस का cot x हो गया ना, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लो इसे। चलो अगला देख लो, डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट बहुविकल्पीय जितनी जल्दी पेपर में हो जाए उतनी आराम होती है, ठीक है, पेपर में। चलो अगला देख लो, अगले में क्या कहा गया है, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें पढ़ेंगे, अवकल समीकरण दिया गया है, कहता है कोटि है, कोटि बताना है। अब कोटि तो आपको पता ही है कि अवकल संकारक जो हैं इनको बोलते हैं अवकल संकारक, d2y/dx²। अवकल संकारक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको भी बोलते हैं dy/dx को अवकल संकारक, इसको भी बोलते हैं अवकल संकारक। अब मेरे प्यारे बच्चों कोटि का मतलब है अवकल संकारक देखना है, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, अधिकतम अवकलन इसमें कितनी बार हुआ है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पे 2 बार। अधिकतम अवकलन जहाँ पे है, जिस अवकल संकारक में है वही कोटि है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे d2y/dx² है, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2 पे टिक लगा लो। और अंशाल में बताया गया तीसरा सही है, तो अंशाल में गलत है, ठीक है, ये वाला ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखना है, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, घा
और यहाँ पे सेकंड नंबर डाल देते हैं 2, हो गया भैया। लगाने वाला नहीं है, डायरेक्ट टिक लगाने वाला है। अब अगला देख लो, यहाँ पे बताया गया है यदि सदिश पहला और दूसरा सदिश परस्पर लंब है। भैया परस्पर लंब के लिए ये शर्त याद होगी भैया, जब हमने पाठ 10 पढ़ाया, आपको पढ़ाया या नहीं, तो हमने बताया जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उनका अदिश गुणन क्या होता है, बराबर 0। तो यही लगा लो, डायरेक्ट देख लो। जब 4 का लेमडा में गुणा करेंगे 4 लेमडा आएगा, 2 का 4 में गुणा करेंगे 8 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 3 12, 12 में से अगर हम 2 चाकू 8, हाँ 12 में से 8 घटाएंगे 4 मिलेगा माइनस का, तो माइनस को 4 मिलेगा, इस तरफ लाएंगे प्लस का 4, और लेमडा में जो संख्या है वो इनटू में है 4, तो 4 का 4 में भाग लगाओ 1। तो देख लो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ये 4th करेक्ट है। हो गया, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं अड़ा, ये लो नंबर अड़ा हो गया, और ये नंबर 4 हो गया 1। अब बेसिक से हल करवा देते हैं। बाई चांस अगर बहुविकल्पीय में ना आए प्रश्न तो बेसिक से देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सदिश के नाम मान लेना है। अगर ना दिए गए हो तो यहाँ पे सदिश का नाम नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना है, मान लेना है। तो वेक्टर ए बराबर लेमडा आई कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर दूसरा सदिश मान लो 4i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। यदि अब आपको शर्त लगा लेनी है, यदि दिए गए सदिश परस्पर लंब हैं, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है 0। अब यहां पे रख लो, वेक्टर ए का सदिश लेमडा आई कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 3k कैप, और फिर डॉट वेक्टर बी का सदिश रख लो 4i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप बराबर 0। अब इसका इसमें अदिश गुणन कर लो, 4 लेमडा पहला पद मिलेगा, दूसरा पद मिलेगा 8, तीसरा पद मिलेगा -12। तो 4 लेमडा माइनस का कितना मिलेगा यहाँ पे 4 बराबर 0। 12 में से 8 गए 4, 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे देख लो 4 लेमडा बराबर 4, तो लेमडा बराबर 4/4 काट लो, तो लेमडा बराबर कितना हुआ 1। तो यही करेक्ट है, देख लो हो गए विकल्प सारे के सारे। अब इसको जल्दी नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। दूसरे का बताया गया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न पार्ट 2 से लिया गया है। इसको 2 मेथड से हल करवा देंगे। तो यहाँ पे लिख लो इसका हल, और यहाँ पे डाल देना है मेथड फर्स्ट। पहला पद आपको लिख लेना है, कितना दिया गया है tan इनवर्स 1, दूसरा पद देख लो cos इनवर्स -1/2, तीसरा पद देख लो प्लस का sin इनवर्स -1/2। ठीक है, अब आपको करना क्या है हम आपको बताते हैं। tan इनवर्स 1 है, पहले पद का मुख्य मान आपको निकाल लेना है। अब मुख्य मान का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। ये tan इनवर्स है ना, जब मुख्य मान निकालोगे तो इनवर्स को हटाना पड़ता है, इतनी आपको जानकारी होना चाहिए। तो कैसे हटेगा tan इनवर्स देख लो। tan इनवर्स, अब बताइए tan की टेबल में 1 जो है कितने का मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है, लेकिन आपको रेडियन में लिखना है। तो यहां पर देख लो tan π/4। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखो 2 पद ये आपको दिख रहे हैं बाद वाले, ये दोनों ही आंसर शीट एक साथ बता देंगे। तो देख लो यहाँ पे हम लिख देते हैं π/2। ये कहाँ से हमने लिखा है, फार्मूला आपको याद होगा पार्ट 2 में हमने फार्मूले एक ही वीडियो में सारे के सारे फार्मूले बताए थे आपको, और उनको सिद्ध भी करवाए थे। तो यहाँ पर भी बता देते हैं। देखो जैसे साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x होता है बराबर
π/2। ये कैसे होता है, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का योगफल होना चाहिए और कोण एक जैसा होना चाहिए। अगर कोण एक जैसा है तब आपको लिख देना π/2। यहां पे देखो कोण कॉस इनवर्स का जो कोण है -1/2 है और साइन इनवर्स का जो कोण है -1/2 है। एक जैसा कोण है तब आपको लिख देना है π/2। समझ में आ गया ना इतना? ठीक है, क्योंकि हमने आपको यही बताया था कि इसको दो मेथड से लगवा देंगे। तो पहला मेथड ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, कितना मिलेगा π/4 और प्लस का π/2। अब बताओ 45 अंश और प्लस 90 अंश जोड़ना है आपको, लेकिन आपको रेडियन में जोड़ना है। रेडियन में लघुत्तम ले लो 4, तो यहां पर मिलेगा पाई और दूसरे पद में क्या मिलेगा 2π बराबर 3π/4। ये आंसर शीट आ गई पहले मेथड से। अब दूसरा मेथड देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। दूसरा मेथड भी आपको समझाते हैं। आंसर शीट इतनी ही निकलेगी जितनी निकली है, 3π/4 ही निकलेगी मेथड 2 से भी। आपको करना क्या है, 1 2 3 कितने पद दिख रहे हैं, 3 पद दिख रहे हैं। हर एक पद का आपको मुख्य मान निकालना है अलग अलग। ये मेथड 2 हो जाएगा। तो इसका तो पहले ही मेथड में आपने सीखा था, तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ दूसरे पद में, इसका मुख्य मान निकालो। कैसे निकालोगे, माइनस आपको दिख रहा है यहाँ पे, पहले माइनस का फार्मूला लगा लो। जब माइनस ये बाहर आएगा तो कॉस इनवर्स क्या बताता है, पाई में से माइनस करना पड़ेगा आपको। क्या माइनस करना पड़ेगा, ये कॉस इनवर्स, तब ये कोण प्लस का हो जाता है। ठीक है ना, लिखा देंगे फार्मूले अगर याद नहीं है। और साइन इनवर्स क्या बताता है, ये बताता है कि माइनस अगर कोण है तो डायरेक्ट ही बाहर हम छोड़ देते हैं। तो ये डायरेक्ट बाहर छोड़ देगा और ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स कोण बन गया धनात्मक, बन गया धनात्मक। अब इसके बाद में आपको मुख्य मान निकाल लेना है। और पहला पद तो पता ही है, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, π/4 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ प्लस का पाई और इसका मुख्य मान निकालेंगे। अगर कॉस इनवर्स है तो कॉस की टेबल में बताइए 1/2 कितने का मान होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है। लेकिन आपको रेडियन में लिखना है, रेडियन में π/3, तो कॉस π/3। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट वाले पद में, साइन इनवर्स है, बाहर क्या है साइन इनवर्स, तो साइन की टेबल में ही आपको बताना है 1/2 कितने का मान होता है, 30 अंश का मान होता है। तो रेडियन में आपको लिखना है साइन π/6। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो साइन π/6। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जोड़ लो तो कितना मिलेगा, 5π/4 मिल जाएगा। यहाँ पर कॉस से कॉस इनवर्स चला जाएगा, माइनस का π/3 मिलेगा। यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, माइनस का π/6 मिलेगा। ठीक है, अब लघुत्तम, जैसे यहाँ पर आपने मेथड फर्स्ट में लिया था, लघुत्तम ना लो वो भी ट्रिक आपको बता देते हैं। लघुत्तम को सेम बना लो तो लघुत्तम नहीं लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 बना लो, 2 का गुणा ऊपर 2 का नीचे, 6 हो गया। लघुत्तम सेम है, 2π और माइनस का पाई कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा। मीन्स 2π माइनस पाई 3π हो जाएगा। ठीक है, तो 5π/4 माइनस करके दिखाते हैं, 2 का गुणा ऊपर कर लो 2 का नीचे, लघुत्तम बन गया सेम। जब लघुत्तम सेम होता है तो डायरेक्ट ही अंश में हम जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं। तो देख लो 5π/4, इसको ऐसे ही लिखो, माइनस यहाँ पे माइनस का 2π माइनस का पाई माइनस का 3π/6, कट्टा पिट्टी कर लो, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो 5π/4 माइनस π/2 इतना मिला। अब फिर आपको वही काम करना है, लघुत्तम नहीं लेना है, लघुत्तम को सेम बना लो। कैसे, 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, तो देख लो 5π/4 और माइनस का 2π/4, लघुत्तम सेम बना लिया। अब डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, घटा भी सकते हो। तो यहाँ पे एक प्लस का दिया गया है अंश में, एक माइनस का दिया गया, तो आपको घटा लेना है। तो कितना मिलेगा बताओ, यहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, 5 में से 2 घटा दो, 3π/4। तो मेथड 2 जो है थोड़ा लॉन्ग हो गया
और मेथड फर्स्ट थोड़ा शॉर्ट था। चलो नोट कर लो, ये भी बढ़िया है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। थोड़ा सा रैपिड फायर रफ करने में थोड़ा सा आपका टाइम चला जाएगा। वैसे आपको पता ही है कि हम जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और टीचरों की तरह जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पेपर आपके पास में है, टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे देख लो क्या दिया गया है, ये तो हो ही गया है, ये देख लो खा। यहाँ पे बताया गया है यदि f सच दैट r टेंड्स टू r, बताइए इसको क्या बोलते हैं? प्रतिचित्रण बोलते हैं, फलन भी बोलते हैं। आगे लिखा fx बराबर sin x, इस प्रतिचित्रण पर ये मान दिया गया है। बाद में फलन g में प्रतिचित्रण दिया गया है, तो इस प्रतिचित्रण के लिए ये मान दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है तो f संयोजन g और बाद में x है, और g संयोजन f बाद में x है, के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो के मान आपको ज्ञात करना, एक इसका और एक इसका। फिर बोला है दिखाइए, क्या दिखाना है? मतलब दिखाइए का मतलब क्या है? सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? कहता है f संयोजन g नॉट इक्वल है g संयोजन f के। तो इसमें 3 आंसर शीट आपको बताना है, दो आंसर शीट निकालना है और एक सिद्ध करना है। पहले बता देते हैं ये प्रश्न किस पार्ट से लिया गया है, संबंध एवं फलन से, पहले पार्ट से लिया गया। ठीक है, तो इसका हल देख लो। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? जब प्रश्न मिल जाए पार्ट 1 से संबंध एवं फलन से, प्रतिचित्रण लिखना पड़ता है सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख लो प्रतिचित्रण, ये लो प्रतिचित्रण, यह सच दैट r टेंड्स टू r। ठीक है, आपको पता है इस प्रतिचित्रण में यहाँ पे f है, तो फलन f का मान दिया जाएगा 100%। तो देख लो कितना है, sin x है। ठीक है, अब दूसरा जो बताया गया है प्रतिचित्रण फलन g में, तो फलन g में आपको मान दिया जाएगा 100%। तो देख लो प्रश्न में क्या है, x²। ठीक है, अब हमें निकालना है f संयोजन g। यहाँ पे देख लो f संयोजन g और x, इसका मान निकालना है। और सेकंड जो है g संयोजन f, इसका मान निकालना है। और लास्ट में सिद्ध कर देना है, इतना नॉट इक्वल इतना। ठीक है, वो तो सिद्ध हो जाएगा जब इन दोनों के मान अलग अलग निकलेंगे, इन दोनों के मान अलग अलग निकलेंगे तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पहले ये देख लो, f संयोजन g हम निकालेंगे। तो फार्मूला तो पता होगा ना, बहुत से टीचर इसको पढ़ते हैं फोग और गोफ, फोग और गोफ, ये ओ पढ़ते हैं। गलत है, गलत है, वो नहीं पढ़ते हैं, संयोजन पढ़ा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन, हिंदी में बोलते हैं संयोजन। वो नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सही है वो तो सही है, गलत पढ़ोगे तो बहुत मार पड़ेगी भाई। अब देखो x किसको देना है, f को देना कि g को? x उसी फलन को देंगे जिस x उसी फलन को देंगे जो पास में फलन होगा। x के कौन सा पास में फलन है? g है, तो g को देंगे। जैसे ही हम g को देंगे तो ये संयोजन हट जाता है और बड़ा सा ब्रैकेट आ जाता है, उस ब्रैकेट में आपको लिख देना है gx। फिर रिपीट करके बता देते हैं, x जब g को दिया तो ये संयोजन हटा, बड़ा सा ब्रैकेट आता है और ब्रैकेट में gx आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, gx का मान रखना है। gx का मान देख लो, यहाँ पे x² है। ठीक है, आपने रख लिया। ठीक है, जैसे ही gx का मान रखा, g फलन चला गया। अब यह फलन का यूज करना है। क्या करना होता है, चर को चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट ही रख लिया था gx का मान, चर चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम यहाँ पर चर चेंज होगा। देखो fx बराबर sin x है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, मेरे पास क्या है x², तो यहाँ पे क्या आएगा, x² आएगा। चर को चेंज करना पड़ता है, तो क्या लिख दें यहाँ पे sin x², और यहाँ पे लिख दो f संयोजन g, f संयोजन g और बाहर x। चाहो तो x में भी ब्रैकेट यूज कर सकते हो। ये एक आंसर शीट आ गई है, इसे समीकरण 1 भी डाल दो। क्यों? क्योंकि इस जब ये हम सिद्ध करेंगे ना, इसका यूज होगा, तो समीकरण डाल दो। ठीक है, अब इसका मान देख लो, g संयोजन f,
तो जी संयोजन एफ और बाहर एक्स रखो। फिर वही काम, पुराना काम, कौन सा कि एक्स हम उसी फलन को देंगे, एक्स हम उसी फलन को देंगे जो फलन पास में है। एक्स के पास में कौन सा फलन है, इस बार एफ है, ठीक है। तो जी फिर संयोजन हटता है, बड़ा सा ब्रैकेट आता है और ब्रैकेट में एफ एक्स लिखा जाता है। ध्यान रखना, संयोजन हटता है, बड़ा सा ब्रैकेट आता है, उसी में आपको लिखना है एफ एक्स, ठीक है। जी एफ एक्स देखो कहाँ पे है, ये साइन एक्स है, इसको हम रफ कर देते हैं, साइन एक्स रख लो, ठीक है। आपने एफ एक्स का मान रख लिया तो फलन एफ चला गया। अब जी फलन हटाना है तो इसका यूज करना है, चर को चेंज करना है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, एक्स आया है। केवल चर चेंज होता है, जैसे ये घात आपको 2 दिख रही है, ये चेंज नहीं होगी, केवल चर चेंज होगा। तो एक्स है, मेरे पास क्या है, यहाँ पे साइन एक्स है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स के स्थान पर आपको साइन एक्स रखना है और घाते होल घात 2 करनी है। देखो यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही इसका यूज करोगे तो जी फलन चला जाएगा, केवल एक्स को चेंज करना है। तो हमने चेंज कर लिया, देखो जी साइन एक्स है, यहाँ पे जी एक्स है, तो यहाँ पे एक्स था, मेरे पास साइन एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। अचर कभी भी चेंज नहीं होता है, चर ही चेंज होगा, इतना ध्यान रखना है। फलन में जब आप प्रश्न को हल कर रहे हो तब ऐसा होता है। तो घातें कितनी करना है, 2। अब इसे कैसे लिखा जाता है, घातें किसको देना है, एक्स को देना कि साइन को, साइन को दी जाती हैं, कोण को नहीं दी जाती हैं, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ये किसका मान आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका मान आया है, यहाँ से देख लो, जी संयोजन एफ का मान आया है, तो जी संयोजन एफ का मान आ गया, ठीक है। इसे समीकरण क्या डाल दो, 2 डाल दो, तो मान तो ज्ञात हो गए, ठीक है। अब बाद में क्या कर रहा है, दिखाइए, चलो दिखाते हैं। समीकरण 1 और 2 देख लो, क्योंकि यहाँ पे एफ संयोजन जी है और यहाँ पे जी संयोजन एफ है, यहाँ पे एक्स नहीं दिख रहा है और यहाँ पे एक्स दिख रहा है, बाद में एक्स हटा देंगे, बाद में एक्स हटा देंगे, ठीक है। तो देखो एफ संयोजन जी की आंसर शीट देखो, साइन एक्स स्क्वायर है और जी संयोजन एफ की आंसर शीट साइन स्क्वायर एक्स है। यहाँ पे साइन पे घाते 2 हैं, यहाँ पे कोण पे घाते 2 हैं, तो ये मान बराबर नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से लिख दो, एफ संयोजन जी एक्स नॉट इक्वल जी संयोजन एफ एक्स। हमने क्या बोला था कि एक्स को हटा देंगे, यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ से एक्स हटा दो, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम एक्स हटा देते हैं, एफ संयोजन जी नॉट इक्वल जी संयोजन एफ, ये सिद्ध हो गया कंप्लीट। नोट कर लो, अब इसको रफ करेंगे। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, रफ करना जरूरी है। चलो भाई रफ कर रहे हैं, तब तक आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, अगर नए स्टूडेंट हो अगर नए स्टूडेंट हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। खांसी भी आ जाती है। चलो मेरे प्यारे बच्चों अगला देख लो प्रश्न भैया। यहाँ पे गा बताया गया है, यहाँ पे बताया है यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और PA/B बराबर 2/5 तो PA यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले बता देते हैं ये प्रश्न किस पार्ट से लिया गया, पार्ट 13 से लिया गया प्रायिकता से, ठीक है। इसका तो फार्मूला आपको आता ही है योगफल की प्रायिकता से, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा लेंगे। पहले क्या करो, दिया है, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। गणित में जब भी आपको दिख जाए यदि, इसका मतलब दिया है होता है। तो 2PA बराबर PB बराबर कितना है, 5/13, यही है। चलो भाई इसके बराबर ये लिख लो, इसके बराबर ये लिख लो, क्योंकि दोनों के बराबर है 5/13। तो 2PA के बराबर हम लिख देंगे 5/13, तो PA का मान आ जाएगा यहाँ पे 5/26। यहाँ पे देखो PB के बराबर लिख दो 5/13, ठीक है। मान तो ज्ञात
निकाल लिए हमने, और पी ए अपॉन बी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी ए अपॉन बी दिया गया है हमको 2/5, 2/5 दिया गया है। देखो कितने मान दिए गए, यहाँ से 2 हो गए, यहाँ से 3, तो 1 2 3। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पी ए यूनियन बी, इसका मान निकालना है। तो इस फार्मूले में हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन ये बताएगा सप्रतिबंध प्रायिकता। तो यहाँ पे क्या लिख लो, सप्रतिबंध प्रायिकता से। फार्मूला अगर याद ना हो तो याद कर लेना, बटे में जब प्रायिकता दी जाए या पूछी जाए तो सप्रतिबंध प्रायिकता से ही हम प्रश्न को लगाते हैं। तो सप्रतिबंध प्रायिकता से, तो देख लो पी ए अपॉन बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पे मान रखो 2/5 यहाँ पे रख दो। ठीक है, बराबर में पी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना ही है। चलो भाई, पी बी का मान देख लो, पी बी का मान ये रहा, नहीं ये तो पी ए अपॉन बी का है, ये रहा 5/13। इसका क्रॉस इंटू कर दो, तो यहाँ पे आ जाओ, 2/5 में क्रॉस इंटू हुआ है 5/13 का, बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। ये काट लो, कट गया ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आया है 2/13। ठीक है, अब योगफल की प्रायिकता से हम मान निकालेंगे इसका, तो उतना नोट करो। अब इस तरफ जो है रफ करते हैं और प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, इसको भी हम रफ कर देते हैं। चलो, अब उसके आगे यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है। ठीक है, योग फल की प्रायिकता से, योग फल की प्रायिकता से। फार्मूला ना याद हो तो यहाँ पे लिख देते हैं, याद कर लेना। पी ए यूनियन बी होता है बराबर पी ए प्लस का पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मान रखो। तो पी ए तो रफ कर चुके, यहाँ से देख लो 5 कितना मिलेगा, 26 मिल जाएगा, और पी बी का मान 5/13, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 2/13। लघुत्तम सेम है, उनको पहले जोड़ लो घटा लो। लघुत्तम सेम है, डायरेक्ट घटा लो, 5 में से 2 जाएगा 3 मिलेगा। तो पहला पद 5/26, यहाँ पे देखो 5 में से 2 जाएगा 3 मिलेगा, 3/13। ठीक है, अब 2 का गुणा ऊपर कर लो, नीचे कर लो, लघुत्तम सेम बना लो। जब लघुत्तम सेम बन जाएगा तो डायरेक्ट ही हम अंश में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो लघुत्तम चाहो लघुत्तम ले लो या फिर लघुत्तम को सेम बना लो, हल तो करना है चाहे जैसे करो। तो यहाँ पर हम 5/26 लिखते हैं और प्लस यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, क्योंकि 26 लघुत्तम हमें चाहिए है। तो ऊपर मिला 3 दूनी 6, नीचे मिला 26। ठीक है, लघुत्तम मिल गया 26, सेम टू सेम जोड़ लो, डायरेक्ट जोड़ लो। क्या करोगे तो कितना मिलेगा, 6 5 11/26। ये आंसर शीट आ गई, और आंसर शीट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर शीट इसमें ही लाई करेगी तभी करेक्ट है, नहीं करेगी तो इनकरेक्ट है। तो आपको देख लेना है, ये कर रही है तो ये करेक्ट है। चलो इसको नोट कर लो। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देख लो, तब तक यहाँ पे हम हल दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पर घा देख लो, घा बताया गया है वक्रों के कुल y बराबर a साइन x प्लस v, जिसमें a v स्वयं अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको ये दिया गया है वक्र, और हमको क्या ज्ञात करना है, अवकल समीकरण। कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पे कितने स्वयं अचर बताए हैं, 2 बताए हैं। तो जितने स्वयं अचर होते हैं उतनी बार अपकलन करना पड़ता है, इतनी जानकारी आपको है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, दिया गया वक्र लिख लेना है, दिया गया वक्र लिख लो। तो y बराबर है a साइन x प्लस का v,
ठीक है, और यहाँ पे लिख लो जहां ए व बी दो स्वयच अचर हैं। ठीक है, करो अपकलन, किसके सापेक्ष करोगे, एक्स के सापेक्ष अपकलन करना है आपको। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, बताओ ये तो ऐसे रहेगा, साइन का बताओ कॉस हुआ ना, ठीक है। अब इसका दोबारा करना है क्योंकि चर जब चेंज होता है तो दोबारा अपकलन करना पड़ता है। तो एक्स का क्या होगा 1 और बी का 0। तो एक लाइन और आगे लिख लो ए कॉस एक्स प्लस का बी। तो ये आया है डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। एक बार और आपको अपकलन करना है, ठीक है, कर लो अपकलन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका करो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो ऐसे ही रखना है आपको। यहाँ पे देखो कॉस का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस आगे ले लो, हमने क्या ले लिया माइनस आगे ले लिया और साइन लिख दिया। कोण तो सेम रहेगा एक्स प्लस बी। यहाँ पर भी आपको दोबारा अपकलन करना है क्योंकि कॉस का हो ही गया माइनस साइन और ये चेंज है, ये चेंज है तो दोबारा अपकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स का क्या होता है 1 होता है, बी का 0 होता है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो समझाने के लिए आपको बताया है कि दोबारा अपकलन किसका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी। आगे ना कितनी बार अपकलन बताया करने को, 2 बार, क्योंकि 2 ही स्वयं अचर हैं। अब आंसर शीट में 2 बार अपकलन तो करना है लेकिन आंसर शीट में ए और बी नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए और बी आ रहे हैं। तो क्या करोगे, ये समीकरण 1 डाल लो, ये पूरा पूरा बन गया ए साइन एक्स प्लस बी। उठा के रख दो, पूरा पूरा रख दो, ए और बी चले जाएंगे क्योंकि आंसर शीट में स्वयं अचर नहीं आना चाहिए, तभी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई, और यहाँ पे क्या लिख देना है समीकरण 1 से। ठीक है, अब वाई को इस तरफ लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी क्योंकि उस तरफ जो है माइनस की है, ये लो और यहाँ पे लिख दो, ये आया है अवकल समीकरण। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो बताया गया है अगला जो प्रश्न है, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे और देखेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तब तक आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि नोट तो कर ही लिया होगा, तो रफ कर चुके हैं। अब देखो, इसको बताया गया है फलन दिया गया है x बराबर 0 पर सांतत का परीक्षण कीजिए। भैया चेक करना है फलन सांतत है या नहीं है x बराबर 0 पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, देख लो, दिया गया फलन लिखना है। तो सांतत वाले बढ़िया प्रश्न होते हैं, पेपर में एक प्रश्न जरूर आता है सांतत वाला प्रश्न। तो देख लो, यहाँ पे सीख लो। तो x अपान मोड x है, ठीक है, x लेस देन इक्वल 0 माइनस 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 मान आपको निकालना है, जैसे हम आपको बताते हैं। जैसे x बराबर 0 पर उसने बोला है तो पहले हम f0 निकालेंगे, फिर निकालेंगे f0 प्लस 0, ठीक है, फिर निकालेंगे f0 माइनस 0। अगर तीनों की आंसर सीटें बराबर आती हैं तभी ये फलन सांतत होगा x बराबर 0 पर। अगर इन 3 में से एक भी आंसर शीट अगर अलग आती है तो ये जो फलन है ना fx, x बराबर 0 पर सांतत नहीं होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, इसका मान बराबर से निकालते हैं। तो x बराबर 0 पर हेडिंग डाल लेना है और f0 निकाल लेना है। बराबर देखो कहाँ पे है, ये यहाँ पे बराबर दिख रहा है, इसके सामने फलन का मान लेना है क्योंकि फलन के 2 मान हैं, एक ये है इस शर्त पर, दूसरा है ये इस शर्त पर। तो शर्त जो मिल जाए शर्त उसी के सामने जो है फलन का मान आपको लेना है। तो x बराबर 0 बराबर पर निकालते हैं, तो यहाँ मिला, इस शर्त में मिल गया, इस शर्त के सामने जो भी फलन का मान होता है आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, बराबर पर निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे आरएचएल जानते हो ना, राइट हैंड लिमिट, दक्षिण पश्चिम सीमा बोलते हैं।
तो क्या करते हैं यहाँ पे देखो, ये पहले वाला जीरो है ना, ये पहले वाला, ये x बराबर लिखा है, बाद वाला जो जीरो है ये बाद वाला, ये लिमिट का होता है। जब लिमिट लग जाती है तो ये बाद वाला जीरो क्या बन जाता है, एच। देखो कैसे, f0 प्लस एच। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने ट्रिक आपको बताई थी जब हमने आपको सांतत्य और अवकलनीयता पढ़ाई थी। क्या ट्रिक बताई थी, अगर आपको प्लस दिख जाए तो आपको उस शर्त को देख लेना है, लेस देन या ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल। मतलब प्लस है, यहाँ पे देखो प्लस है तो एक ही तरफ देखता हो, शर्त बता रहे हैं, उसी शर्त को चुनना है। अगर प्लस है तो एक ही तरफ देखता हो, ठीक है, और उस शर्त के सामने जो भी फलन का मान होगा उसका यूज कर लेंगे तो इसका मान निकल आएगा। प्लस है तो एक ही तरफ देखता हो, तो देखो यहाँ पे ये जो है सिंबल अस्मिका, ये किसकी तरफ देख रही है, जीरो की तरफ, तो ये तो नहीं देख रहा है एक सी तरफ, ये देखो ये देख रहा है एक सी तरफ, और जब प्लस होता है तो एक सी तरफ देखता हो, तो इसी शर्त में ये मिल गया, तो इस शर्त में मिल गया, इसके सामने जो भी फलन का मान है रख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया ट्रिक है, प्लस है तो एक सी तरफ देखता हो, तो इसका मान क्या है, डायरेक्ट -1 है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये बता दो आप, लिमिट का यूज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब एच यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एच यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जहाँ पे एच दिखता लिमिट काम करती, एच नहीं दिख रहा है तो लिमिट ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। ऑटोमेटिक गायब क्या हो जाएगी, आपको हटा देना है, हटा देनी है लिमिट, ठीक है। अब देखो इसका मान बराबर आ गया, अब आपको इसका मान और निकालना है। अगर इन दोनों का मान बराबर नहीं आता तब हम तीसरी वाली लिमिट का मान नहीं निकालते हैं, जब दो मान बराबर आ जाएं तभी तीसरी लिमिट का मान निकालते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो देख लो यहाँ पे LHL एफ 0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। हमने आपको क्या बताया, जो आगे वाला जीरो होता है वो x वाला, x का मान होता है, जो बाद वाला जीरो होता है वो लिमिट का होता है, आगे चल के वो h बन जाता है, ये लो h बन गया, बाद वाला बन गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों जब हमने ट्रिक बताई प्लस है तो देखता हो, अब यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी बताओ, माइनस अगर है तो ना देखता हो, देखो यहाँ पर यही तो है, एक तरफ नहीं देख रहा है, प्लस है तो देखता हो, माइनस है तो ना देखता हो, तो माइनस पे ना देखता हो, तो यही सिंबल है, यही अस्मिका है जो एक तरफ नहीं देख रही है। तो इस शर्त के सामने जो भी फलन है, फलन का मान, इसी का यूज करके उसका मान निकाल लेना, किसका, इसका, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे थोड़ा सा हल कर लो, पहले यहाँ पे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 0 - h क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है यहाँ पे -h आपको रख लेना है। चलो भैया रखो, लेकिन इसको हम रफ कर देते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0, अंश में x है तो -h, अपान में मोड है तो मोड में आपको रख लेना है -h, ठीक है। मापांक हमेशा क्या देता है, धनात्मक मान देता है, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे माइनस का h अपान -h है, क्योंकि ये मापांक है और मापांक हमेशा क्या देता है, धनात्मक मान देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया h आ गया, कट्टा पिट्टी कर लो, तो क्या मिला हमको, लिमिट h टेंस टू 0 -1 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे h नहीं है, जब h नहीं है तो लिमिट ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी, हटाना है आपको लिमिट, तो -1 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मान और इसका मान, इसका मान, तीनों का मान बराबर आया है। जब तीनों का मान बराबर आया है तो आप कह सकते हो कि ये फलन जो है x बराबर 0 पर क्या है, सांतत्य है। तो इसको हम रफ करेंगे और 2 लाइनें लिखेंगे, और आप लोग भी लिख लेना 2 लाइनें लास्ट में। पहले इसको हम रफ कर देते हैं। अब कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। देखो पहले तो दैट इज f0 का जो मान है वही निकला है f0 + 0 का, वही निकला है f0 - 0 का, ठीक है। तीनों के मान बराबर निकले, कितना निकला, -1 लिख देना है।
इम्प्लाई दैट करके या अतः करके लिख दो, अतः करके लिख दो, ठीक है। अतः x बराबर 0 पर f(x) क्या है, सांतत्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी नोट करो इसे। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। तीसरे का बताया गया है यदि y बराबर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो इसका हल लिख लो यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यदि का मतलब क्या है, प्रश्न में जब लिखा होता है यदि, उसका मतलब जानते हो आप लोग, दिया है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे। सबसे पहले दिया है y बराबर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 2 आपने कंप्लीट किया होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो वहां पर आपने सीखा होगा सरलतम रूप, कुछ प्रश्न आपने हल किए होंगे सरलतम रूप के। सरलतम रूप का मतलब और मुख्य मान का मतलब एक ही होता है। सरलतम रूप या मुख्य मान जब भी प्रश्न में पूछा जाए तो एक ही बात होती है। मुख्य मान पूछा जाता है तो आपको पता है कि प्रश्न में जो भी इन्वर्स होता है उसको हटाना होता है। या सरलतम रूप की बात करें, सरलतम रूप जब ज्ञात करना होता है इसका भी मतलब यही है कि इन्वर्स को हटाना पड़ता है। मार्कर उठा लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। पहले इसका सरलतम रूप आपको ज्ञात करना है, उसके बाद आपको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। सरलतम रूप में आपको करना क्या है, हमने आपको टेबल याद करवाई थी पार्ट 2 में। टेबल में जब हमने बताया था कि अगर रूट में आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए तब आपको क्या करना होता है, पुट x बराबर a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा, यही बताया था। रूट में कहीं दिख जाए, अंश में या हर में कहीं दिख जाए, आपको या तो x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा यहाँ पे ले लेना है और x के स्थान पे रख देना है। तो कहने का मतलब है सरलतम रूप ज्ञात हो जाएगा। मीन्स प्रश्न का जो इनवर्स है ना, tan इनवर्स, ये हट जाएगा। तो पहले तो सरलतम रूप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, पुट x बराबर रूट में क्या दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब a का मान हमको क्या मिल गया 1। तो यहाँ पर केवल और केवल साइन थीटा ले लो, आपकी मर्जी कॉस थीटा ले लो। तो इसके लिए हम होमवर्क डाल देते हैं, कॉस के लिए इससे हम लगवा देते हैं, कॉस के लिए आप लोग लगा लेना, ठीक है। तो x बराबर साइन थीटा हम रख देते हैं। अब जब ये हम रखेंगे, जब हल करेंगे लास्ट लाइन, मतलब सरलतम रूप की जो लाइन आएगी लास्ट में, जब इनवर्स हट जाएगा तो थीटा के पदों में आएगी, तो थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो थीटा का मान यहीं से निकाल लो, पहले जरूरत पड़ेगी। थीटा को इस तरफ भेजेंगे तो आपको पता है इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाता है। अगर इनवर्स होता तो इनवर्स हट जाता, अपना स्थान जब चेंज करता है, साइन कोस टेन कोट से कोसिक कुछ भी, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाता है, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा। यहाँ पे इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा, ठीक है। इसे समीकरण 1 डाल लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है क्या रखना है, साइन थीटा। तो tan इनवर्स अंश में साइन थीटा रख लो और अपान में 1 प्लस रूट में 1 माइनस, यहाँ पे रखोगे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे हमने आपको बताया सरलतम रूप का मतलब ये होता है प्रश्न का इनवर्स हटाना होता है। तो ये tan इनवर्स कब हटेगा, जब कोण में, ये कोण में tan बनेगा तभी तो tan इनवर्स हटेगा। तो आपको हल करना है, ये कोण को हल करना है, tan बनाना है। जब tan बन जाएगा तो tan इनवर्स हट जाएगा। तो आगे जब तक हम हल करते रहेंगे तब तक कोण tan ना बन जाए। तो tan बनाने की कोशिश में है, देख लो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर लो। तो y बराबर टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको एक कैलकुलेशन बताई थी, पहले उसको हम रफ कर देते हैं, इसके आगे कैसे हल करोगे। कैलकुलेशन आपको हमने बताई थी जब पार्ट हमने 2 पढ़ाया था। कैलकुलेशन 100% एकदम ट्रू है, 100%। 1 प्लस का कॉस 2 थीटा और 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको प्लस दिख जाए और माइनस दिख जाए तब क्या करोगे। प्लस दिख जाए तो 1 को कैंसिल करने के लिए कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस के पदों में लगाना है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 कट जाता है। और ये जानकारी होना चाहिए कोण का आधा होता है, कोण का आधा हो जाता है। माइनस दिख जाए, माइनस अगर दिख जाए बीच में तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला ऐसा लगाना है, ऐसा लगाना है कि 1 कट जाए, लेकिन माइनस है तो साइन में लगाना है आपको, प्लस है तो कॉस में लगाना है, माइनस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है। तो देख लो, फार्मूला तो पता होगा ना, ठीक है। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है, 1 से 1 कट गया। तो ये 100% ट्रिक है जो यहाँ पर यूज होगी, तो नीचे यूज कर लेंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, साथ साथ में बेसिक भी सीखते रहो, क्योंकि बेसिक है तो सब कुछ है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। y बराबर टेन इनवर्स, तो हमको यहाँ पर कोण आधा भी करना है, थीटा थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। प्लस है तो कॉस का फार्मूला कॉस के ही पदों में लगाना है। तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। ये आ गया, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब अंश में साइन थीटा है तो ये अंश बोलेगा, मतलब साइन थीटा बोलेगा किससे, कॉस से। अगर तुमने कोण का आधा किया है तो हम भी करेंगे, ये बोलता है ऊपर वाला, चुप नहीं बैठता है, ये बोलता है, ये कहता है अगर आपने कोण आधा किया तो हम भी करेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला लगा लो, कोण आधा कर लो। तो साइन थीटा का फार्मूला मतलब 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स, देखो 1 से 1 कट गया ना, अब 2 से 2 काट लो। देखो जब तक 1 से 1 नहीं कटेगा 2 से 2 नहीं काट सकते, पहले 1 से 1 कटेगा, उसके बाद 2 से 2 कटेगा और कॉस से घात कट जाएगी। अंश में मिलेगा साइन थीटा अपॉन 2, हर में मिलेगा कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है, हाँ ओके। तो y बराबर क्या हुआ, टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस 10। हमने यही आपको बताया था यहाँ पे कि कोण को हल करेंगे, 10 बनाएंगे। जब 10 बन जाएगा, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, थीटा अपॉन 2 बचेगा, ये बचेगा। अब थीटा का मान यहाँ से रख लो। तो थीटा का मान जब हमने रखा, यहाँ से साइन इनवर्स x आ गया, ये निकला है सरलतम रूप, ये सरलतम रूप आ गया। आगे अब आपको अवकलन कर लेना है x के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ आपको d अपॉन डी एक्स रखना है, बराबर के मेरी तरफ और बराबर के उस तरफ, ठीक है। रख लो साइन इनवर्स x, अब अवकलन कर लो। इस तरफ हम रफ कर देते हैं, अब अवकलन करेंगे, इसको भी हटा देते हैं। तो y का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन dx होता है, इतनी जानकारी आपको है, ठीक है। बराबर में 1/2 आगे ले लो, ले लिया। अवकलन करेंगे हम साइन इनवर्स x का, ठीक है। 1/2 साइन इनवर्स x का अवकलन बताइए कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंश में गुणा अलग कर लो, हर में अलग कर लो, ऊपर 1 का 1 में करेंगे 1 मिलेगा, नीचे 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर शीट आ गई है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये आंसर शीट गलत है, गलत नहीं है, सही है। कुछ अंशाल में ये आंसर शीट दी गई है, कुछ अंशाल में यहाँ पे प्लस करने पर आंसर शीट आपको मिलेगी। यहाँ पे माइनस था तो हमने आंसर शीट ये निकाली, अब प्लस कर लिया, अब देखो आंसर शीट दूसरी निकलेगी।
ठीक है, लगा देते हैं, दोनों लगा देते हैं, प्लस पे भी लगा देते हैं और माइनस पे भी लगा देते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं पहले। अब प्लस पे इसी को लगा रहे हैं, फिर आपको लिख लेना है दिया है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, काम वही करना है, काम वही करना है, चाहे यहाँ पे माइनस हो चाहे प्लस हो। देखो फिर आपको लिख लेना है दिया है, फिर हमने लिख लिया दिया है। ठीक है, इंक फैल रही है, इंक फैल रही है, ये लो y बराबर लिख लो tan इनवर्स x अपान 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर लिया। अब पुट x बराबर क्या रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने पार्ट 2 पढ़ाया फिर देख लो एक बार, तो टेबल बनवाई और टेबल में हमने बताया आपको रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में ना दिखे, तो हमने आपको यही बताया एक्स बराबर ए टेन थीटा रखना है या फिर एक्स बराबर ए कॉट थीटा रखना है। एक्स बराबर ए टेन थीटा रखना है या एक्स बराबर ए कॉट थीटा, मतलब सरलतम रूप निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। सरलतम रूप पहले निकालेंगे, उसके बाद ही तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा। और सरलतम रूप का मतलब आपको पता है कि प्रश्न में जो इनवर्स होता है उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको जानकारी है, तो इसके लिए होमवर्क डाल देते हैं कोड के लिए, इसके लिए हम लगवा देते हैं। यहाँ पे ए 1 मिल जाएगा, केवल और केवल एक्स बराबर टेन थीटा आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, और लास्ट में आपको थीटा मिलेगा। सरलतम रूप जब ज्ञात हो जाएगा तो थीटा का मान रखना पड़ता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का मान निकाल लो, जरूरत पड़ेगी। तो 10 को इस तरफ लाएंगे तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर थीटा, समीकरण नंबर 1 डाल दो, पड़ गया ना। ठीक है, अब y बराबर जहाँ जहाँ x है कितना रख देना है, tan थीटा रख देना है, रख दो tan थीटा। ठीक है, जहाँ जहाँ x है। अब यहाँ पे tan इनवर्स है, तो मेरे प्यारे बच्चों कोण आपको बनाना है 10, क्योंकि 10 से tan इनवर्स चला जाएगा, सरलतम रूप ज्ञात हो जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स ऊपर मिला tan थीटा, नीचे मिला 1 प्लस रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसको हम रफ करेंगे, इस तरफ हल करवाते हैं, तो देख लो यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रूट है और स्क्वायर भी है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल करेंगे। y बराबर tan इनवर्स अंश में tan थीटा है और नीचे रूट कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा मिलेगा। साइन और कॉस में चेंज कर लो, तभी tan बनेगा कोण। तो tan इनवर्स ऊपर क्या रहा, साइन अपॉन कॉस, और नीचे क्या रहा, 1 अपॉन कॉस। ये लो, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो y बराबर आएगा tan इनवर्स, तो ऊपर तो ऐसे ही रखो अंश में, नीचे जो है लघुत्तम ले लो cos थीटा, इसका इसमें इंटू कर लो, तो cos थीटा प्लस का 1, cos से cos थीटा चला गया, अंश में कितना मिला, y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 को पहले लिख लो और cos थीटा को बाद में, फिर कैलकुलेशन मिल गई 1 प्लस cos थीटा मिल गई ना, जो यहाँ पे माइनस लेके हल किया था। काटो भैया 1 को, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग उतना नोट करो जितना हमने यहाँ पे करवा दिया है। तो y बराबर tan इनवर्स, देखो भैया अगर प्लस है तो cos का फार्मूला cos के ही पदों में लगाना है, तभी 1 कटेगा और कोण का आधा भी हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला बोलेगा, ये चुप नहीं रहेगा, ये साइन बोलेगा cos से कि अगर आपने कोण आधा किया है तो हम भी करेंगे, ये बोलता है भाई, तो बोलता है। लगा लो फार्मूला साइन थीटा का, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल होने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर
कॉस से एक घात कट गई, तो y बराबर क्या मिला, टेन इनवर्स अंश में मिला है साइन थीटा अपॉन 2 और हर में मिला है कॉस थीटा अपॉन 2। अब मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 क्या होता है, टेन थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन थीटा अपॉन 2। टेन से टेन इनवर्स चला जाएगा तो थीटा अपॉन 2 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, थीटा का मान रखना है समीकरण 1 से। हमने बताया था कि लास्ट में आपको आंसर शीट थीटा के पदों में मिलेगी। थीटा का जो मान स्टार्टिंग में समीकरण 1 डाला था वहीं से रखना है। तो 1/2 टेन इनवर्स x, ठीक है, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने क्या किया, मान रख दिया, और इसी को बोलते हैं सरलतम रूप, इसी को बोलते हैं सरलतम रूप, ठीक है। अब आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष, इसको हम रफ कर देते हैं। करो भाई अवकलन करो इसका। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इस हिंदी का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ आपको d/dx रखना है, बराबर के मेरी तरफ और बराबर के उस तरफ। ये लो दोनों तरफ हमने d/dx रख दिया, यहां पर देख लो। अब y का अवकलन dy/dx 1/2 आगे ले लो, क्योंकि अवकलन चर का करते हैं, अचर का नहीं होता है। इनटू में अचर है तो आगे आ जाएगा, चर का ही अवकलन करेंगे। देख लो टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx बराबर आया है 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर शीट आ गई है। कुछ अंशाल में ये आंसर शीट दी गई है, जब प्लस है तो वो मिलेगा आंसर शीट, ठीक है, नोट कर लो। चलो रफ हो गया। अब यहाँ पे देख लो ये वाला खा बताया गया है सदिशों पहला और दूसरा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न पार्ट 10 से लिया गया है। तो फार्मूला आपको पता है कि दो सदिशों के बीच का कोण जब निकाला जाता है तो cos थीटा बराबर होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक। तो सबसे पहले आपको सदिश लिख लेना है। यहाँ पे देख लो सदिश के नाम दिए गए हैं, सदिश के नाम नहीं दिए गए तब आपको मान लेना है, ठीक है। पहला जो सदिश है वेक्टर a मान लेते हैं, 123 से आपको लिखना है, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है, ठीक है। दूसरा जो सदिश है ना उसे वेक्टर b मान लो। तो कैसे लिखना है, दिक् अनुपात से, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। तो देख लो 321 से हमने ये सदिश लिख लिया है, ठीक है। लगा लो फार्मूला। तो cos थीटा बराबर होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक, ये फार्मूला होता है। वेक्टर a का सदिश लिख लो और वेक्टर b का सदिश, ठीक है। वेक्टर a का सदिश देख लो 123 से आपको लिख लेना है, फिर डॉट वेक्टर b का सदिश 321 से लिख लेना है। अब आपको मापांक निकालना है, इसका मापांक यहाँ पे और बाद वाले का यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, इंक फैल गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको अदिश गुणन करना है। तो देख लो cos थीटा बराबर यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 3 मिला, पहला पद मिल गया 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब गुणांक डालो, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 मिलेगा, प्लस 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 हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 मिलेगा। अपान में देख लो यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे 9 और 1 10, 10 और 4 14, पहले रूट में 14 मिल गया, दूसरे रूट में देख लो 9 और 1 10 और 4 14, दूसरे रूट में भी 14 मिल गया, ठीक है। cos थीटा बराबर यहाँ पे देखो 4 3 7 और 7 3 10, अपान में देख लो। तो आपको पता है एक जैसी जब संख्या होती है तो रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कट्टा पिट्टी कर लो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, कितना मिला, cos थीटा के बराबर
5/7 मिला। ठीक है, बीच का कोण निकालना है, यहाँ से थीटा निकालो, कॉस को उस तरफ भेजेंगे तो इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 5/7। ये आंसर शीट आ गई है, नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी इसको नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। तीसरे का गा बताया गया है निम्नलिखित अवरोधों 1 2 3 4 अवरोध बता दिए गए हैं। आगे लिखा है कि अंतर्गत जेड बता दिया गया है का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न पार्ट 12 से लिया गया है, रैखिक प्रोग्रामन से। तो आपको जानकारी है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है प्रश्न में, या तो आपको मिलेगा अधिकतम या फिर न्यूनतम, या फिर दोनों आपको मिल जाएंगे, अधिकतम और न्यूनतम एक ही प्रश्न में। तो यहाँ पे देख लेना है, बताया गया है अधिकतम, तो सबसे पहले आपको यही लिख लेना है हल में, अधिकतम जेड। अधिकतम जेड सबसे पहले आपको लिख लेना है 5x प्लस का 3y। फिर इसके बाद अवरोध, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, व्यवरोध भी बोलते हैं, अवरोध भी बोलते हैं और असमिकाएं भी बोलते हैं। जो प्रश्न में है वही लिख लो। अवरोध कितने हैं? पहला है x प्लस का 3y लेस देन इक्वल 5, दूसरा है x प्लस y लेस देन इक्वल 3, तीसरा है x ग्रेटर देन इक्वल 0, चौथा है y ग्रेटर देन इक्वल 0। 4 हैं अवरोध। इसके बाद क्या करते हो, असमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर यही लिख लो, असमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर इतनी लाइन आपको लिखना पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, अब बनाते हैं अंताखंड x/a प्लस y/b बराबर 1। तो देख लो, पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे, ये लेस देना है, हटा देना है, बराबर लगा लेना है। ठीक है, 5 का भाग लगा लो क्योंकि बराबर 1 चाहिए। तो x के बटे 5 और 3y के बटे 5 बराबर 1, और x और y अकेला आपको रखना है। तो यहाँ पे x अकेला है लेकिन यहाँ पे y दुकेला है, तो दुकेला यहाँ पे अकेला बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो x के बटे तो 5 है प्लस y के बटे और आपको करना है 5/3 बराबर 1। अब दशमलव के 1 अंक तक आपको भाग देना है, दशमलव के 1 अंक तक याद रखना। y के अपान 3 एकम 3, 2 बचा, दशमलव लगाया 20 हुआ, 3 छाक 18। ये पहला अंताखंड बन गया। अब दूसरा और बनाओ। इससे पहले बराबर आपको कर लेना है x प्लस वाई बराबर 3, 3 का भाग लगा लो, तो x के बटे y मीन्स x के बटे 3 आ जाएगा और y के बटे 3 आ जाएगा बराबर 1। ये दूसरा अंताखंड बन गया। चलो, यहाँ पे नहीं बनेगा अंताखंड, आपको पता है अंताखंड उसी का बनता है जिसमें 3 पद होते हैं और अचर पद 0 ना हो। इसमें तो 2 ही पद हैं, तो अंताखंड नहीं बनेगा, डायरेक्ट आपको लिखना है। इसके बाद क्या करते हैं, 1 2 3 4 समीकरण बना लिए। इसके बाद पुट z बराबर 0। ठीक है, डब्बा बनता है, इसी से तो आंसर शीट पता चलती है। तो निकालेंगे बिंदु, z देख लो कितना है, 5x प्लस का 3y इक्वल 0, तो 5x इक्वल माइनस का 3y हो जाएगा ना, क्योंकि इसका अंताखंड नहीं बनेगा क्योंकि अचर पद 0 है। अचर पद 0 ना होता तो इसका अंताखंड बनाते। तो मेरे प्यारे बच्चों, x के बटे y, देखो ये y x के नीचे कर लिया और 5 जो है माइनस 3 के बटे कर लिया। बिंदु क्या निकला, x कामा y माइनस का 3 कामा 5। ठीक है, निकल आया, डब्बा बनेगा इसी से। तो क्या करना है, डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम बनेगा तो अब स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर डायग्राम बनवाते हैं। ये लो, रफ हो गया। अब डायग्राम जो है बनवाते हैं। चलो भैया डायग्राम बना लो।
स्केल निकाल लो, ये स्केल है मेरी, चलो भैया अपनी स्केल निकाल लो। स्केल में अगर दम है तभी डायग्राम बनेगा, स्केल में दम होना चाहिए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, अब क्षैतिज रेखा देख लो, ये लो क्षैतिज रेखा। थोड़ा और ले लेते हैं क्योंकि बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है एक्स अक्ष और यहाँ पे लिख लेना है आपको वाई अक्ष। ठीक है, ओके। अब इसके बाद करना क्या है, अपोजिट भी लिख लो, एक्स अक्ष का अपोजिट यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स डैश मिल जाएगा, वाई डैश का अपोजिट यहाँ पे वाई डैश मिल जाएगा। और ये तो जानते हो मूल बिंदु है। तो मेरे प्यारे बच्चों अंतःखंड से अंतराल लेंगे, अपने पास से अंतराल नहीं लेते हैं, अंतःखंड से लिए जाते हैं। तो x के नीचे 5 है, x के नीचे 3 है, अधिकतम 5 है और वो भी धनात्मक। तो x अक्ष पे आपको कितनी लाइनें करना है, 5 करना है। ठीक है, तो देख लो 1 2 3 4 5 बराबर दूरी पे करना है। और ये ग्राफ कॉपी पे ही ग्राफ बनाना है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बना रहे हैं, ग्राफ नहीं है, फिर भी आपको सिखा रहे हैं, ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, और पेपर में प्रश्न तो 100% आएगा ये, तो ग्राफ मांग लेना। जिस टीचर की ड्यूटी लगी हो, जिस टीचर की ड्यूटी लगी हो रूम में, उसी से मांग लेना है, देगा 100% देगा। ठीक है, अब बाई के पान देख लो, 1.6 है, 3 है, तो अधिकतम 3 है, धनात्मक है। ठीक है, बाई एच पे ले लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आपको रेखाएं खींच लेना है, चलो रेखाएं खींच लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला अंतःखंड देखो, x के नीचे 5 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 5,0। बाई के पान 1.6 है, तो 1 हो गया, 1.6 मतलब 1.5 से ज़्यादा, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और लिखेंगे ये वाला, दशमलव से केवल टिक लगाते हैं, लिखते यही हैं 0,5/3, 0,5/3। ठीक है, अब दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो, ये लो खींच गई। और नंबरिंग करते रहना, 1 हो गया। दूसरा अंतःखंड की जो x/3 है, धनात्मक है, धनात्मक x अक्ष पे 3 मिलेगा, 1 2 3, यहाँ पे मिल गया 3,0। बाई के पान कितना है, 3 है, धनात्मक बाई अक्ष पे मिलेगा 3, 1 2 3, यहाँ पे मिल गया 0,3। ठीक है, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो, ये लो। सेकंड नंबर डाल दो इसको। ठीक है, अब x बराबर 0, y बराबर 0, ये खींचना नहीं पड़ते हैं, खींची खिंचाई मिल जाती हैं। x बराबर 0, ये जो y अक्ष दिख रहा है इसी पे मिल जाए, तो नंबर 3 यहाँ पे डाल दो। y बराबर 0, ये क्षैतिज रेखा है ना, ये x अक्ष, इसी पे मिल जाएगा y बराबर 0। ठीक है, इसे नंबर 4 डाल दो। अब इसके बाद ये बिंदु का यूज करेंगे। ठीक है, -3 है, x का मान, y का मान 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया है कि यहाँ पे जो हमने अंतराल लिए हैं अंतःखंड से, लेकिन बिंदु की बात करें इसके अलग से अंतराल ले सकते हो, या फिर यही अंतराल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग से इसके अंतराल ले लो, छोटे छोटे ले लेंगे, छोटा डब्बा बनेगा। अगर इसका यूज करेंगे बहुत बड़ा डब्बा बनेगा। आंसर शीट में अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे छोटा डब्बा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ। तो इसका अलग से लेते हैं, तो 1, ठीक है, इसके डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे इतनी दूरी पे ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, देख लो कितना है, y का मान 5 है। ठीक है, और x का मान -3 है, 1 2 3। ठीक है, अब 5 लेना, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 y का मान। देख लो, इसके पार्ट करोगे ना, पार्ट अलग अलग, मतलब एक खंड के 2 पार्ट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, डब्बा बना लो, ये डब्बा बनेगा ऐसे करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये मिला। ठीक है,
डब्बा जरूर बनाना है, क्योंकि डब्बे से ही आंसर शीट पता चलेगी। अब यहाँ पे लिख लो कितना है, वहाँ पे -3,5 है, -3,5, ठीक है। और ये बिंदु आपको यहाँ पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0,5/3, क्योंकि यहाँ पर हम रेखा खींचेंगे ना तो ये बिंदु छुप जाएगा, इसको हटा देते हैं, चलो हट जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों जेड वाली जो रेखा खींची जाती है मूल बिंदु से खींची जाती है, खींच लो यहाँ पे जेड बराबर 0, ठीक है। इसके बाद आपको तीर लगाना है। तीर कैसे लगाते हो, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं और ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाए जाते हैं, ये ट्रिक है, वो भी अंताखंड के लिए। तो देख लो ये जो अंताखंड बना था इससे बना था, क्या है, लेस देन इक्वल है, तो अंदर तीर लगाओ। कहने मतलब है मूल बिंदु की तरफ, ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु की तरफ तीर की दिशा देनी है, तो बोलेंगे अंदर तीर। तो पहली यही तो है, पहली अंदर तीर लगाओ, ये लग गए अंदर तीर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो अंताखंड बना था इससे बना था, तो यहाँ पे देख लो क्या है, लेस देन इक्वल है, अंदर तीर लगाओ। दूसरा यही तो है, ठीक है, इसीलिए नंबर डालते हैं तीर लगाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसके तो जानते हो x और y के, ये जानते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट लगा देते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल 0। इसकी ट्रिक नहीं होती है, आपको समझना पड़ेगा x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, किस तरफ लेना है, धनात्मक x अक्ष की तरफ। तो यही नंबर 3 है, ये लो ऐसे करके। तो मेरे प्यारे बच्चों उसी पे ये तीर लगाना है, आपने जो अंतराल लिए ना अंताखंड पे, उसी पे लगाना है। तो ये लो उसी पे लगा रहे हैं, ठीक है। इस पे हो गया, इस पे कर लो, ठीक है, इस पे कर लो, ये भी है, इस पे ना करो क्योंकि ये बिंदु के लिए था, ठीक है। ये तीर लग गए। अब इसके बाद में y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब y ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब पता है, y का मान 0 या 0 से ज़्यादा लेना है। कहाँ लेना है, किस तरफ लेना है, धनात्मक y अक्ष की तरफ। तो इस तरफ तीर लगा लो, ये लो, ये तीर लग गए, ठीक है। अब बताओ कहाँ पे छायांकित होगा, जहाँ पे सारे के सारे तीर दिख रहे हैं वहीं पे तो छायांकित होगा, ठीक है। देख लो तो ये छायांकित होगा, ये पहला तरीका है कि जहाँ पे सारे के सारे तीर आपको मिल जाएं सारी रेखाओं के, तो वहीं पे छायांकित होगा। दूसरा तरीका है मेरे पास, 2-3 पटरी होना चाहिए आपके पास। देखो कैसे, आपको आगे वाले तीर देखना है जिस रेखा के हों। तो इस रेखा के हैं, हमने स्केल रख ली, इस रेखा ने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। लेकिन इस रेखा ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा, ठीक है। इस रेखा ने बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, इसने मेरे नीचे नहीं होगा, ऊपर छायांकित होगा। इसने क्या बोल दिया, मेरे पीछे नहीं होगा, आगे होगा। तो ये तरीका बढ़िया है, इससे गलत नहीं हो सकता। तो 2-3 पटरी होना चाहिए, रख लो, आराम से पता लग जाता है कि कहाँ पे छायांकित होगा। और छायांकित के भी 2 तरीके होते हैं, मतलब 2 तरीके क्या होते हैं, 2 नाम से पुकारते हैं, बताएंगे अभी। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 0,5/3 नाम बताएंगे, छायांकित के भी नाम बताएंगे। ये लो, ये छायांकित पहले हम कर ले, फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं। ये छायांकित हो रहा है, ये लो, ठीक है, ये लो छायांकित, ठीक है। छायांकित एक बाउंडेड होता है, एक अनबाउंडेड होता है। अगर घिरा हुआ है, रेखाओं से घिरा हुआ है तो बाउंडेड बोलते हैं, परिबद्ध बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ये तो बाउंडेड है, तो लिख लो यहाँ पे सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। सुसंगत क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है, बोलते हैं बाउंडेड, ठीक है। अब आपको बिंदु यहाँ पे ढूंढना है। बिंदु कहाँ से मिलेंगे, छायांकित के आसपास। तो छायांकित के आसपास एक बिंदु ये है, ठीक है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है मेरे प्यारे बच्चों। और ये तो लेते नहीं हैं, मूल बिंदु कभी नहीं लेते हैं। तो 3 हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन 3 में से एक बिंदु मिलेगा, उसको बोलेंगे अधिकतम बिंदु। उसी बिंदु से हमें पता चलेगा मान अधिकतम जेड का। तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे बिंदु ज्ञात होगा।
ये लो रफ हो गया, स्केल आपको निकाल लेनी है। चलो निकाल लो स्केल। अब जेड की रेखा है, पटरी रख लो, सबसे बाद में जो बिंदु मिलेगा वही अधिकतम बिंदु होगा छायांकित के आसपास। तो आगे बढ़ाया, ये मिल गया, इसे लेना नहीं है, सबसे बाद में जो मिलेगा। आगे बढ़ाया, ये मिल गया, इसे लेना नहीं है, सबसे लास्ट में ये बिंदु मिला। अधिकतम में सबसे बाद में बिंदु मिले वही लेना है। और न्यूनतम अगर होता है यहाँ पे लिखा हुआ, सबसे पहले जो बिंदु मिलता जब हम पटरी खिसकाते हैं तो न्यूनतम बिंदु होता है। फिर देख लो रिपीट। अब हम पटरी खिसका रहे हैं छायांकित की तरफ, छायांकित है ना, इसी की तरफ ये पटरी खिसकाओ, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही लेंगे। ये मिल गया, ये लेंगे नहीं, फिर ये मिल गया, ये लेंगे नहीं, ये लेंगे। तो समांतर रेखा खींच लो, जेड के समांतर एक रेखा खींच लो। इससे ये पता लग जाता है कि जेड की जो रेखा है ना, ये बिंदु कितनी दूरी पर है। तो हमको जो मिला है 3,0 मिला है अधिकतम बिंदु। तो यहाँ पे लिख लो अधिकतम बिंदु 3,0। अब स्केल हम रख लेते हैं, रख दें उस तरफ, मान निकलवाते हैं। चलो भैया अधिकतम जेड यहाँ पे लिख लो, अधिकतम जेड बराबर, देख लो यहाँ पे कितना है, 5x प्लस का 3y, 5x प्लस 3y, ठीक है। अब x और y के मान रख लो। तो x का मान तो हमें पहले से पता था और y का मान भी पता था, रख लो इसमें। 5 गुणा x का मान 3, y का 0, 5 3 15, 3 का 0 में 0, तो आंसर शीट क्या निकली, 15 निकली। नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी इसको नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। तीसरे का घ बताया गया है, दिखाइए कि बिंदुओं इतने तथा इतने से होकर जाने वाली रेखा, आगे लिखा है बिंदुओं इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बता दिया गया है दिखाइए। तो दिखाइए का मतलब क्या है, सिद्ध करना है। पहले जो दो बिंदु दिए गए हैं उससे होकर जाने वाली रेखा, और बाद में जो दो बिंदु दिए गए हैं इनसे होकर जाने वाली रेखा समांतर सिद्ध करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा बेसिक देख लो, उसके बाद लगवा देते हैं इसको। बेसिक की अगर बात करें, कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप में एक फार्मूला आपने याद किया होगा। जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। तो इसका मान, इसका मान और इसका मान, इन तीनों का मान बराबर ही निकलना चाहिए, तभी दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो आपको क्या करना है, A1 V1 C1 के मान पहले दो बिंदुओं से निकालना है, A2 V2 C2 के मान बाद वाले दो बिंदुओं से निकालना है। फिर आपको ये शर्त यूज करना है, तीनों के मान बराबर निकाल देना है, क्योंकि दिखाइए लिखा है और समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका हल देखो। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो 4 7 8 पहला बिंदु हो गया, 2 3 4 दिक अनुपात निकाल लो। दिक अनुपात A1 V1 C1, ठीक है। कैसे निकालोगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया जाता है, बीच वाला ले लो, और लास्ट वाला जो है लास्ट वाला ले लो। ठीक है, अब देखो माइनस का 2 यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 4 मिलेगा। दिक अनुपात पता चल गए दो बिंदुओं से जो एक रेखा खींची है। अब बाद में जो दो बिंदु हैं, दो बिंदु जो बाद में उससे एक रेखा खींचेंगे, उसके दिक अनुपात निकाल लो। तो देख लो यहाँ पे बाद वाली -1 है, माइनस का 2 है, फिर 1 है। यहाँ पे देख लो 1 है, 2 है, 5 है। दिक अनुपात निकाल लो इस रेखा के दिक अनुपात। तो देख लो A2 V2 और C2, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, 1 में से
जब 1 माइनस करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, 2 में से 2 को माइनस करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे कितना मिला, 4 मिला, यहाँ पे 4 मिला। ठीक है, अब ये शर्त आपको यूज करना है जो आपको याद है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर a1/a2 का मान निकालना है। तो a1 ये रहा माइनस का 2, a2 का मान यहाँ से देख लो 2 रहा, कट्टा पिट्टी करेंगे तो -1 मिलेगा। b1/v2 का मान निकालो, तो b1 बीच वाला -4, नीचे से देख लो बीच वाला 4, कट्टा पिट्टी करो क्या मिला, -1। c1/c2 का मान निकाल लो, तो c1 का मान हमको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से -4। ठीक है, अब यहाँ से देखो c2 का मान कितना है, 4, कट्टा पिट्टी करेंगे तो क्या मिलेगा, -1। तीनों के मान क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। जब बराबर दिख रहे हैं तो a1/a2 होता है बराबर b1/v2 के, होता है बराबर c1/c2 के। तो ये समांतर की शर्त है। ठीक है, अब आपको लिख देना है अतः रेखाएं परस्पर समांतर हैं। यहाँ पे लिख दो, अतः रेखाएं परस्पर समांतर हैं। शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न जो है 1 से 3 तक कंप्लीट करवा दिए सेट 7 के। अगली क्लास में लाएंगे इसके आगे के प्रश्न। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।